अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है उसको स्टडी करेंगे और इसके अलावा जो इसके रनिंग टाइम का एनालिसिस है उसको देखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी एल्गोरिथम है तो उसका रनिंग टाइम की कंप्यूटेशन जो है वो किस बेस पे की जाती है। आपने क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो आपका डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है, तो आपने एक एल्गोरिथम किस तरह से डिज़ाइन करना है और उसका फिर एनालिसिस किस तरह से करना है। एनालिसिस करने से मुराद ये है कि आपने डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स हैं उनके रनिंग टाइम जो है उनकी कंप्यूटेशन करनी है कि एस्टिमेटेड जो रनिंग टाइम है उसको आपने कंप्यूट करना है। और फिर उस बेस पे आप फिर कोई भी जो प्रॉब्लम होती है रियल टाइम प्रॉब्लम, आप उसको देखते हैं कि मेरा एल्गोरिथम जो है किस प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपके पास हर एक एल्गोरिथम जो है वो जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो जितने भी जो है आपके पास सॉर्टिंग के एल्गोरिथम हैं या फिर आपके पास और जो है शॉर्टेस्ट पाथ के एल्गोरिथम, डाइजेस्टर एल्गोरिथम्स वगैरह जो हैं ट्री और ग्राफ से रिलेटेड, लीनियर और नॉन लीनियर जितने भी जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हैं उनके जो एल्गोरिथम्स हैं वो एक्चुअली बेस करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स पर। तो फर्स्टली हम आज के लेक्चर में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके पास जब भी आपने किसी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम कंप्यूट करना है तो उसमें हमने कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं उस एल्गोरिथम्स के जिनकी बेस पे आप रनिंग टाइम को फाइंड कर रहे होते हैं। और जब आप रनिंग टाइम कंप्यूट करते हैं तो फिर आपने जो है वो किस तरह से उसके एनालिसिस करना है। तो आज हमारा इंसर्शन सॉर्ट जो है उसका हम एल्गोरिथम जो है वो और उसका ड्राई रन भी साथ में देखेंगे, और इसके अलावा जो है किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, जो रैम मॉडल है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट ये आपके कोर्स की टेक्स्ट बुक है, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम। ठीक है, ये थॉमस कॉरमैन की है और ये मैं आपसे शॉर्ट फॉर्म में शेयर कर दूंगा। तो काइंडली आप जितने भी जो लेक्चर्स आप ये स्लाइड से लेते हैं तो आप इनके साथ इस बुक को भी कंसर्न किया करें, क्योंकि हर स्लाइड के लास्ट पे ना ये मेंशन है कि ये बुक के कौन से टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो मैंने जो है वो आपकी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली बुक के जो टॉपिक्स हैं उनकी डिवीजन की हुई है। तो आपने बुक को भी थॉरोली स्टडी करना है, ठीक है, ताकि इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो आप अपनी प्रैक्टिस के साथ के लिए साथ साथ कर रहे हो। तो मैं आपके कुछ असाइनमेंट वर्क भी जो है वो इस बुक के क्वेश्चन दूंगा ताकि आप जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और जो कॉन्सेप्ट्स उनको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हमने किसी भी एल्गोरिथम्स को एक्सप्रेस करना है, एल्गोरिथम्स को हमने डिफाइन किया था कि बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो एक प्रोसीजर होता है उसे हम सेट ऑफ जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, जो किसी रूल के फॉलो करते हुए हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, उससे हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। तो एल्गोरिथम जो हैं अगर आप इनको एक्सप्रेस करना है तो हम किस वे में एक्सप्रेस करते हैं, जैसा कि आपके पास जितनी भी जो प्रोग्राम्स आप लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, कोई भी अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर कोडिंग लिखनी है तो हाई लेवल लैंग्वेज में मोस्टली जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब आपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम लिखना है तो एल्गोरिदम जो है उसके भी डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट कि आप जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एल्गोरिदम है उसको इंग्लिश सेंटेंसेस में डिस्क्राइब कर दें, उसकी जो लॉजिक है उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिफाइन कर दें कि मैंने जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्टली मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सेकंड ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, थर्ड ये ऑपरेशन। इंग्लिश सेंटेंसेस में स्टेप बाय स्टेप जो है जितने भी जो ऑपरेशंस हैं उनको आप डिस्क्राइब कर दें। एक ये वे होता है एल्गोरिथम लिखने का। और सेकंड वे जो कि प्रोग्राम जिस तरह आप लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कोड लिखते हैं, उसमें कुछ आप जो सिंटैक्स है हाई लेवल लैंग्वेज का उसको टू सम एक्सटेंट यूज़ कर रहे होते हैं, उसे हम प्रेसिडो कोड का नाम देते हैं। यानी कि एग्जैक्टली वो आपका रनिंग कोड तो नहीं होता किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया, लेकिन आपने उसकी जस्ट एक जो फॉर लूप वगैरह है, जो कंडीशंस हैं, उनको आपने फॉर्मली किसी हाई लेवल लैंग्वेज के सिंटैक्स से रिजेंबल जो है वो स्टेटमेंट में लिखा होता है। तो एल्गोरिथम्स को डिस्क्राइब करने के हमारे टू वेज हैं। ठीक है, जब आपने किसी भी एल्गोरिथम्स को आपने किसी प्रॉब्लम के लिए लिखना है तो वो एक तो फर्स्टली वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने शॉर्टेस्ट पाथ का एल्गोरिथम जो है डाइजेस्टर एल्गोरिथम, लेट्स सपोज कि आपने उसको जो है वो डिस्क्राइब करना है, तो आप उसको इंग्लिश सेंटेंसेस में जब डिस्क्राइब कर रहे हो तो आपने उसके
क्लियरली जो स्टेप्स हैं वन बाय वन उनको आपने कंसाइज वे में, और ताकि इजीली उसको कोई भी पर्सन अगर आपके उस एल्गोरिथम को रीड करे तो उसको अंडरस्टैंड हो जाए कि मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने। जैसे कि अगर आपने लेट्स सपोज के आपने जो है ओएलएक्स जो है वेबसाइट, वहाँ पर अपनी कोई प्रोडक्ट जो है, ठीक है, उसको आपने सेल करना है, तो उसका एक कंप्लीट एल्गोरिदम है कि आपने उस ओएलएक्स के वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो है फिर आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उस जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं वहाँ पर अपनी पिक्चर्स वगैरह उससे और डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है, देन पोस्ट करना है प्राइस वगैरह लिखने के बाद। तो ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर जो है, इसे हम एल्गोरिदम का नाम लेते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस के में भी जितने भी जो आपके पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं, तो फर्स्टली पहले हम उनकी एल्गोरिथम इंग्लिश स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करते हैं। तो हमने मीन की उसकी जो लॉजिक होती है उसको इंग्लिश स्टेटमेंट में डिस्क्राइब किया जाता है। तो सेकंड वे, व्हेन इश्यू ऑफ कंट्रोल नीड टू बी मेड परफेक्टली क्लियर, वी ऑफ्टन यूज प्रोसीजर कोड। यानी जब आपने कंट्रोल्स वगैरह को या फिर अपने जो है फर्स्ट स्टेप होता है कि आप इंग्लिश सेंटेंसेस में लिखते हैं, देन फिर आप उसी का प्रोसीजर कोड लिखते हैं कि मैंने इसी लॉजिक को अगर किसी हाई लेवल लैंग्वेज के सिंटैक्स में, क्योंकि जितनी भी जो लैंग्वेजेस है ना आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें फॉर लूप का सिंटैक्स, उसमें इफ लूप का कंटेक्ट, इफ का जो है कंडीशन का सिंटैक्स जो है, या कोई फंक्शन लिखने का जो सिंटैक्स है वो ऑलरेडी सेम है। इसीलिए आप जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखने से पहले उसका प्रोसीजर कोड जो है वो आप लिखते हैं, ताकि आप जो है वो इजीली आप उसको जो आपने एल्गोरिथम लिखा है उसको डिस्क्राइब कर सकें इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो प्रोसीजर कोड इज सिमिलर टू द सी प्लस प्लस पास्कल एंड जावा। इफ यू नो एनी ऑफ दिस लैंग्वेज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रोसीजर कोड, कि अगर आपको इनके बेसिक सिंटैक्स का पता है, ठीक है, तो आप प्रोसीजर कोड को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द प्रोसीजर कोड इज डिजाइन फॉर एक्सप्रेसिंग एल्गोरिथम टू ह्यूमंस, ताकि ह्यूमंस जो हैं उसको इजीली जो है वो जो कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज के सिंटैक्स को समझते हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो we sometimes enable English statement in procedure code। English statement भी हम procedure code में लिखते हैं, और याद रखिएगा कि procedure code जो है वो एग्जैक्ट आपका लैंग्वेज का कोड नहीं होता। मीन कि आप उसको किसी कंपाइलर के जरिए ट्रांसलेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, याद रखिएगा ये। प्रोसीजर कोड जो है वो जस्ट आपकी लॉजिक डिस्क्राइब कर रहा होता है हाई लेवल के किसी सेंटेंसेस को यूज़ कर सिंटैक्स को यूज़ करते हुए, लेकिन कंप्लीट जो उसकी इंप्लीमेंटेशन है फिर उसको बाद में फिर उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हम उसको रूल्स को फॉलो करते हुए कर रहे होते हैं। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जब आपने करना है, ये आपने देख लिया कि हमने एल्गोरिथम को जब लिखना है तो उसके दो वे हैं कि फर्स्टली आप इंग्लिश सेंटेंसेस में डिस्क्राइब कर दें, सेकंड आप उसका प्रोसीजर कोड लिख दें। प्रोसीजर कोड जो है वो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के सिंटैक्स की स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करते हुए हम लिख रहे होते हैं। अब अगर आपने एनालिसिस करना है तो एनालिसिस करने आपने लेट्स सपोज के एनालिसिस करने से क्या मुराद है, एनालिसिस करने से मुराद ये है कि आपके पास कोई भी एक प्रोग्राम लिखा जाता है और मैं कहता हूँ कि आप मुझे इसका रनिंग टाइम कंप्यूट करके दें, तो अब किस बेस पे उसके लिए फिर कुछ रूल्स जो हैं वो डिफाइन किए गए कि आपने अगर इस टाइप की स्टेटमेंट हो तो उसका रनिंग टाइम आप ने किस तरह से कंप्यूट करना है। अगर आपके पास लॉजिक की स्टेटमेंट हो, अगर आपके पास लूपिंग की स्टेटमेंट हो, फंक्शन की हो, कांस्टेंट टाइम वाली स्टेटमेंट हो, तो उसका आपने किस तरह से रनिंग टाइम कंप्यूट करना है। तो वो हम उसके लिए जो मॉडल जो है वो कंप्यूटेशनल मॉडल जो है प्रोवाइड किया गया उसे हम रैंडम असेस मशीन मॉडल कहते हैं। सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है। स्टार्ट पे जब आपके पास कोई भी एल्गोरिथम जो है डिज़ाइन किए जाते थे, तो इस अगर आपने उस एल्गोरिथम की एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको रैंडम असेस मॉडल इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो इस रैंडम असेस मॉडल जो है इसके अकॉर्डिंगली आपकी जितनी भी जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं रैंडम एक्सेस मॉडल का मतलब ये है कि आपके पास वन बाय वन कंकरेंट ऑपरेशंस जो हैं कंकरेंट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे, बल्कि कंकरेंट का मतलब है कि एक ऑपरेशन के साथ दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, ऐसा नहीं होगा। आपका एल्गोरिथम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन को देख रहा होगा, थर्ड इंस्ट्रक्शन को, एक सीक्वेंस में आपका जो एल्गोरिथम है वो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो रैंडम असेस मशीन मॉडल के अकॉर्डिंगली ये आपके पास जो है वो कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है उसके एग्जीक्यूट होने का जो मेथड है वो ये है कि वन बाय वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होंगी, ठीक है। तो इट्स टू टीडियस टू डिफाइन ईच ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड देयर एसोसिएटेड टाइम कॉस्ट।
तो अब देखिए जब आपके पास लेट्स सपोज कि आपके पास 10 इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए तो आप इजीली आपने पहले इंस्ट्रक्शन का टाइम का बारे में लिख दिया कि इसको इतना टाइम लगेगा, दूसरी इंस्ट्रक्शन के बारे में लिख दिया कि इसको इतना टाइम लगेगा, तीसरी के बारे में, चौथी के बारे में, पांचवी के बारे में। लेकिन अगर आपके पास वही लाइन ऑफ कोड जो है वो थाउजेंड्स में हो, ठीक है, यहाँ लेट्स सपोज वही लाइन ऑफ कोड जो है वो मिलियंस में हो, क्योंकि अगर आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो उसके कई मिलियंस जो है लाइन ऑफ कोड है। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसका जो लाइन ऑफ कोड होता है वो काफ़ी ह्यूज होता है। तो आपने उसका फिर एनालिसिस किस बेस पे करते हैं, तो उसके लिए फिर आपने ना कुछ रूल्स डिफाइन कर लेने हैं कि आपकी इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस हों, तो उसको आपका रनिंग टाइम जो है वो किस तरह से कंप्यूट किया जाता है। तो इसके लिए फिर जो है वो रैम मॉडल के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि कौन सी टाइप्स हैं हमारे जो मोस्टली हमारे सॉफ्टवेयर जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर जो रनिंग टाइम हम उसके साथ एसोसिएट करेंगे वो उसको आपने माइंड में रखना है, क्योंकि अगर जब हम एल्गोरिथम्स डिफरेंट जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ रहे होंगे, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, तो आपको फिर वन बाय वन पता हो कि हमने किस तरह से कॉस्ट कंप्यूट करनी। कॉस्ट से मुराद टाइम, कि आपके पास टाइम जो है कितना कंप्यूट होगा। कॉस्ट से मुराद स्पेस भी होती है कि आपके पास वो एल्गोरिथम जो है मेमोरी में कितनी स्पेस रिजर्व करेगा। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, we will use instructions commonly found in real कंप्यूटर। तो जो मेजर इंस्ट्रक्शंस हमारी यूज हो रही होती हैं, जितने भी जो हम एल्गोरिथम्स लिख रहे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस जो हैं वो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। मीन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, फ्लोर फाइंड करना, सीलिंग फाइंड करना, ये ऑपरेशंस जो हैं मोस्टली हमारे जितने भी जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उनमें यही ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। कुछ आपके जो है वो शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट की, यानी कि जो आप असाइनमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि वेरिएबल्स का वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं वो। फिर डाटा मूवमेंट हो रही होती है, आपका जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले। जी जी सर ये पीछे लास्ट टाइम सॉरी पेपर हुआ था ना, तो ये डाटा स्ट्रक्चर के उसमें जी क्वेश्चन था ये सीलिंग फाइंड करना या फ्लोर फाइंड करना। जी जी तो इनके बारे ये में तो बता दूं। हमने मतलब नहीं पता था। जी जी ये आपका ना बेसिकली मैथ का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने सीलिंग फाइंड करनी है और फ्लोर फाइंड करना है। अब व्हाट डज मीन अ फ्लोर, फ्लोर किसे कहते हैं, ठीक है, और व्हाट डज मीन अ सीलिंग। मीन को अब देखिए सीलिंग जो है वो छत जो है, ठीक है, फ्लोर आपके जो है फर्श। मीन के अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास कोई भी जो वैल्यू है, एक आपके पास इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है, और एक आपके पास फ्लोटिंग वैल्यू होती है जिसमें आपके पास डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू होती है। तो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए ये दो मेथड हैं, फ्लोर और सीलिंग का। डेसिमल वैल्यू है उसको किसी इंटीजर वैल्यू के साथ राउंड ऑफ करना है। मीन कि आपके पास लिखा हुआ है 2.6 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2.3 लिखा हुआ है, 2.4 लिखा हुआ है, इस तरह से। और आपने उसको या तो से आप 2.3 लिखा हुआ है उसको या तो आप मैप कर दें जो है वो 3 के ऊपर, या उसको आप मैप कर दें 1 के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास जो वैल्यू है वो है 2 पॉइंट, आपने जो है वो लिखा हुआ है लेट्स सपोज कि 2.7 है। तो इसके व्हाट डज मीन सीलिंग से क्या मुराद होगी, इसकी जो फ्लोर है, सबसे पहले हम बात करें अगर फ्लोर, अगर आपने इस पे फंक्शन अप्लाई करना है, फ्लोर का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है इससे जो स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, इससे जो मिनिमम वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, उससे उसको आपने राउंड ऑफ करने के बाद वो वैल्यू लिखनी है। तो 2.7 है तो इसको जब मैं राउंड ऑफ करूंगा बाय यूजिंग फ्लोर फंक्शन, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा, ठीक है। और अगर ये है फ्लोर, और जब आपने सीलिंग अप्लाई करनी है तो मीन के इससे जो अबव वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, वो आपने जो है वो लिखनी है। तो इससे अबव जो इंटीजर वैल्यू है वो कौन सी इंटीजर वैल्यू है, वो आपकी 3 है। तो अगर मैं सीलिंग फंक्शन अप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, और अगर मैं फ्लोर फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक हो जी गया सर, क्लियर है। बहुत शुक्रिया। जी जी सर। ओके, तो इसी तरह से जो रिमाइंडर है ये भी आपको पता है, जब हम वैल्यू को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो लेट्स सपोज कि आपके पास 5 है, इसको जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, 2 टू द 4, तो 1 जो है वो आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर फंक्शन, डिवाइड फंक्शन,
मल्टीप्लाई, फंक्शन, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, यही हमारे जो बेसिक ऑपरेशन है। ये काफ़ी हमारे जितने भी जो बड़े हम कमर्शियल जो है वो सॉफ्टवेयर्स बनाए होते हैं, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। कुछ डाटा की जो है वो शिफ्ट लेफ्ट और राइट जो है, ठीक है, वो फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो डाटा मूवमेंट के फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं कि हम डाटा को मूव कर रहे होते हैं, मीन के डाटा को लोड कर रहे हैं मेमोरी में, डाटा को स्टोर कर रहे हैं, डाटा को कॉपी कर रहे हैं, ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे। कुछ इसके अलावा कंट्रोल, जो हमारा जो जितने भी जो सॉफ्टवेयर उसमें कंट्रोल का भी, कंट्रोल जो आपके पास स्टेटमेंट है ये भी, जिसमें कंडीशनल और अनकंडीशनल जो ब्रांचेस हैं, सब रूटीन्स हैं, इनकी कॉल एंड रिटर्न, सब रूटीन मीन के आपके पास फंक्शन जो है, इनकी कॉल्स और रिटर्न्स जो है, ये फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये एक्चुअली वो बता रहा है कि जब आपने एनालिसिस करना है तो आपको फर्स्ट ये पता होना चाहिए कि मेरे पास जो एक एल्गोरिथम है उसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ऐसी हैं जहां पर कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, कौन कहाँ पर डाटा मूवमेंट हो रही है, कहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो जितनी भी ये जो इंस्ट्रक्शन है जहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म आप कर रहे होते हैं, मीन के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, आप शिफ्ट कर रहे होते हैं, वैल्यूज को असाइन कर रहे होते हैं, वैल्यूज जो हैं, ठीक है, यानी कि वेरिएबल 1 में आप लेट्स सपोज वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 8, आपने वैल्यू जो है वो एक असाइन की है, ठीक है, यहाँ वैल्यू जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट या राइट से लेफ्ट, डाटा की मूवमेंट करा रहे हैं। कंट्रोल जो है वो स्ट्रक्चर है, इफ कंडीशन आपने अप्लाई की है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, इस तरह की जो है वो आपने कंडीशन अप्लाई की हुई है। तो जितनी भी ये जो स्टेटमेंट है बाय रैम मॉडल, इन सब इंस्ट्रक्शन के लिए आपका कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। कांस्टेंट अमाउंट से टाइम से मुराद ये है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज के उस इफ स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास लेट्स सपोज के 10 स्टेटमेंट हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ अगर 10 स्टेटमेंट हैं तो 10 ही आपका जो है वो टाइम कंसीडर किया जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी। तो कांस्टेंट टाइम जो है, इसलिए इसे हम कहते हैं कांस्टेंट टाइम जो है। तो कांस्टेंट टाइम को जो बिगो की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है वो बिगो 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है कांस्टेंट टाइम को, ठीक है। तो ये आपने डाटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा कि कांस्टेंट टाइम जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिगो 1 जो है वो शो कर रहे होते हैं। तो ईच ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन टेक अ कांस्टेंट टाइम। स्टूडेंट आपने ना ये अपने जो है कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, इसको आपने जो है वो क्लियर कर लेना यहाँ पर कि रैम मॉडल के अकॉर्डिंगली जो है कौन कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन हैं जिनके लिए रनिंग टाइम जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है। क्लियर है। तो द रैम मॉडल यूज इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स टाइप्स, यानी कि जितने भी जो यहाँ पर जो वैल्यूज हमारी होती हैं, जब डाटा होगा ये कौन सा डाटा से डील कर रहा होता है, क्योंकि जो इंटीजर्स वैल्यू हैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज हैं, उसके लिए है। आगे नेक्स्ट जो अब हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे वो हम सॉर्टिंग जो एल्गोरिदम्स हैं उनका एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अब आपने रैम मॉडल के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है, और रनिंग टाइम जब हम अब नेक्स्ट कंप्यूट करेंगे और एनालिसिस हमने करना है वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं। तो बेसिक जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं वो इंसर्शन सॉर्ट है और मर्ज सॉर्ट है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, इंसर्शन सॉर्ट को फर्स्टली हम उसका एल्गोरिदम देखेंगे, फिर उसके जो है वो कुछ ड्राई रन जो है उसके जरिए वो एल्गोरिदम किस तरह से वर्क कर रहा है उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। देन जो है फिर उसका एनालिसिस हम परफॉर्म कर रहे होंगे, मीन के उसकी 1 बाय 1 जो इंस्ट्रक्शन जो लिखी गई होती है उसका जो प्रोसीडर कोड होगा उस उसकी बेस पे हम कंप्यूट करेंगे कि उसका जो रनिंग टाइम है वो आपके पास एन स्क्वायर आता है, ठीक है। जो कि आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में कि हम वहाँ पर हमने देखा था कि जो आपके पास इंसर्शन सॉर्ट है उसका रनिंग टाइम जो है बिग एन स्क्वायर है, जो मर्ज सॉर्ट है उसका एन लॉग ऑफ एन है। इस तरह से हर एक एल्गोरिथम के जो रनिंग टाइम है उनको कंप्यूट किस बेस पे किया जाता है, कैसे उसको हम कंप्यूट करते हैं, उसका एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, अब वो हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि व्हाट डज मीन सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग बेसिकली आपके कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल ऑपरेशन है कि आपने जब भी अगर आप चाहते हैं ना कि मैं अपने जो डाटा है उसको आप उसके ऊपर जो जितने भी जो मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूँ, मैनिपुलेशन उसकी करूँ, डाटा को डाटा में सर्च करना है, उसको अपडेट करना है, डिलीट करना है, या जो है वो डाटा जो है इंसर्ट करना है, तो बेहतर वे ये है कि आप डाटा को पहले सॉर्ट आउट कर लें, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं तो आपके पास अगर लेट्स सपोज के मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद है, तो अगर आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किया होगा तो डाटा की सर्चिंग करना, अगर आपको कोई डाटा फाइंड करना है उसमें से, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो वो फिर आपके लिए ईजी रहता है। तो इसलिए
इसे हम सॉर्टिंग को फंडामेंटल ऑपरेशन कंप्यूटर साइंस में कहते हैं। तो इसमें होता है इस तरह से कि अगर आपके पास कोई भी एक रैंडमली सीक्वेंस गिवन है नंबर्स का, तो आपने जब उसको सॉर्ट कर रहे हैं तो वो एक्चुअली आपने रीऑर्डर करना होता है। रीऑर्डर से मुराद ये है कि आपने उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस में लिखना होता है कि आपके पास ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड वैल्यू, सो ऑन सो ऑन। जितनी भी जो वैल्यूज हैं वो फिर या तो स्मॉल से ग्रेटर या फिर ग्रेटर से स्मॉल की जानिब हम उसको लिख रहे होते हैं। तो द नंबर्स दैट वी विश टू सॉर्ट आर आल्सो नोन एज द कीज। जितने नंबर्स आप किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर, अगर आपके पास हंड्रेड्स, अगर आपने नंबर्स हैं, 100 नंबर्स की करे है, उसको आपने सॉर्ट करना है, तो 100 नंबर्स जो हैं वो आपकी कीज हैं, जिनको आपने कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो हैं, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, ठीक है, बकेट सॉर्ट है, डिफरेंट जो सॉर्ट के टाइप्स हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की टाइप्स हैं, उनको यूज़ करते हुए उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इन्हें हम कीज़ का नाम देते हैं, उन नंबर्स को जिनको हमने सॉर्ट करना है। तो याद रखिएगा, अगर जब वो की बात करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज मीन अ की। जो फर्स्ट एल्गोरिथम जो है जिसका एनालिसिस करेंगे वो आपका इंसर्शन सॉर्ट है। तो डाटा स्ट्रक्चर में भी इसको हमने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर हमने जस्ट इसके एल्गोरिथम्स है उसको अंडरस्टैंड किया था, इसका एनालिसिस वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन इस कोर्स में हम, चूँकि हमारा डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है, इसको हम डिटेल में इंसर्शन सॉर्ट का एनालिसिस भी करेंगे, इसका रनिंग टाइम खुद से कंप्यूट भी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम जो डिज़ाइन किया गया था, ये एक्चुअली स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। यानी अगर आपके पास नंबर्स 20 हैं, 5 हैं, 10, ठीक है, 30 हैं, तो उन नंबर्स को ये जो इंसर्शन सॉर्ट है ईजिली सॉर्ट आउट करने के लिए फास्टेस्ट मेथड है। लेकिन जैसे ही आप, अगर आप इनपुट साइज को इंक्रीज कर देते हैं, आप हंड्रेड्स, थाउजेंड में ले जाएं, तो इंसर्शन सॉर्ट जो है वहाँ पर फिर इतना एफिशिएंट रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा। वहाँ पर आप फिर हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट जनरेट कर रहा होगा। तो हम इससे की एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने के लिए कि इंसर्शन सॉर्ट जो है वो किस तरह से वर्क करता है, अगर आपने कार्ड प्लेइंग गेम देखी हो जिसमें हम नंबर जो कार्ड्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, तो वे क्या होता है, मेथड क्या होता है उस कार्ड प्लेइंग गेम का, आपने स्टार्ट विद एन एम्प्टी लेफ्ट हैंड आपका एम्प्टी है, एंड कार्ड्स फेस डाउन ऑन द टेबल। आपने जितने भी जो फेजेस होते हैं टेबल पे रखे होते हैं, कार्ड्स रखे होते हैं, द रिमूव वन कार्ड एट ए टाइम फ्रॉम द टेबल एंड इंसर्ट इट इनटू द करेक्ट पोजीशन इन द लेफ्ट हैंड। कि आप वहां से एक कार्ड पकड़ते हैं, ठीक है, और उसको फिर लेफ्ट आपका जो हैंड है उसमें वन बाय वन एक एक सबसे पहले जो स्मॉल नंबर है वहां वो उससे रिप्लेस, पहले आप देखें लेफ्ट हैंड में कोई भी कार्ड नहीं है, टेबल पे कार्ड पड़े हुए, आपने वहां से कार्ड पकड़ना है, उसको आपने जो है वो इंसर्ट कर देना है अपने लेफ्ट हैंड में, और फिर सेकंड कार्ड पकड़ना है और उसको देखना है कि मैंने जो पहले इंसर्ट किया हुआ है ये उससे ग्रेटर है या लेस है। अगर तो उससे ग्रेटर हुआ तो उसके राइट शिफ्ट कर देना, अगर उससे लेस लेस हुआ तो उसके लेफ्ट शिफ्ट कर देना। ये एल्गोरिथम देखें, हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि मेथड क्या होगा। तो टू फाइंड द करेक्ट पोजीशन फॉर अ सर, कार्ड, जी जी जो हमने डाटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन एल्गोरिथम पढ़ा था, जी इंसर्शन जी सॉर्ट वाला, जी जी उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये वही इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम वही है, ठीक है, डिफरेंस इसमें कोई नहीं है। क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट जो है या डाइजेस्टर एल्गोरिथम, चाहे वो डिस्क्रीट में पढ़ें, चाहे वो एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम में पढ़ें, ठीक है, चाहे उसे आप कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी पढ़ें डाइजेस्टर एल्गोरिथम, तो वो जो एल्गोरिथम जो होगा स्टूडेंट वो चेंज नहीं होता, वो वही है, ये एल्गोरिथम वही है। यहाँ पर हम उसका एनालिसिस करेंगे कि हमने उसकी जो है रनिंग टाइम खुद से इसको कंप्यूट तो पहले करना है। हमने स्टडी किया हुआ है। जी, इसको स्टडी हमने किया हुआ है। तो अगर आप कहती हैं तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, अगर आपको ये आता है, ताकि हम इसका एनालिसिस जस्ट करें। एनालिसिस करवा दें। तो ये जो चलें अभी ठीक आप है, की वाला बता रहे हैं वो आपने सारा क्लास में करवाया था। सर बता चलें। दें, कोई नहीं आता, मैं आप बता दें ज़रा पाएंगे। मैं इसको ना जल्दी से रिवाइज़ कर देता हूँ एक दफ़ा, तो फिर हम ना इसको एनालिसिस जो है वो मैं आपको वो उसको ज़रा डिटेल में मैं करवा दूँगा कि एनालिसिस किस तरह से करना ठीक है, है। ठीक है, ठीक है सर। चलें। अब ये देखिए ये स्टेप्स मेंशन्ड हैं कि फर्स्टली आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। ये एल्गोरिथम स्टार्ट इस तरह से कि आपके पास एम्प्टी हैंड है, उसमें आपने एक फेस जो टेबल पर जो कार्ड्स पड़े हैं उसमें से एक कार्ड को पिक करना है, उसको लेफ्ट हैंड में इंसर्ट करना है, फिर सेकंड कार्ड को पिक करना है और उसको देखना है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड में कार्ड मौजूद है उससे वो वैल्यू जो है वो ग्रेटर है या लेस है, और अगर तो ग्रेटर हुई तो राइट शिफ्ट करना है, अगर लेफ्ट हुई तो हमने जो है वो स्मॉल हुई तो लेफ्ट शिफ्ट करना है, यही यहाँ पर डिफाइन किया गया है। To find the correct position for a card, compare it with each of the card already in the hand from right to the left.
और एट ऑल टाइम द कार्ड हेल्ड in the left hand sort, and these cards were originally to the top cards of the pile on the table. तो ये एक्चुअली जो है वो जब आपने सॉर्ट करना था तो सबसे टॉप कार्ड जो होते हैं यानी कि सब आपके राइट साइड पर जो होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उससे फिर लेफ्ट साइड पर जो होगा उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल। इस तरह से आपने इंसर्शन सॉर्ट जो है ऑपरेशन परफॉर्म करना। ये देख यहाँ पर जो है वो डायग्रामेटिकली इसको शो किया गया कि आपने जब कार्ड एक पिक किया तो आपने जो सबसे स्मॉल होगा वो लेफ्ट साइड पर, अगर उससे ग्रेटर सबसे ग्रेटर वैल्यू है तो उसने आपने राइट साइड पर करना है, और नेक्स्ट जो आपने पिक किया है तो अगर तो ग्रेटर हुई तो लेफ्ट राइट साइड पर, अगर स्मॉल हुई तो उसको लेफ्ट साइड पर। इस तरह से इवेंचुअली स्टेप बाय स्टेप जो है वो एल्गोरिथम आपने परफॉर्म करना होता है। तो यही अब देखेंगे हम एल्गोरिथम जो है वो इंसर्शन सॉर्ट का जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि आपने इंसर्शन सॉर्ट का ये एल्गोरिथम है कि आपके पास ये कुछ अरे के अंदर जो है वो वैल्यूज मौजूद हैं। आपके पास डाटा जो है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ऑफ अरे है, और इसमें जो आपके पास नंबर रैंडमली यहाँ पर पड़े हुए हैं। आपसे कहा जाता है कि इन नंबर्स को सॉर्ट आउट करें। तो फर्स्टली आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये जो फर्स्ट आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है, फर्स्ट जो वैल्यू है इसको, इसमें जो वैल्यू आपके पास फर्स्ट ये बकेट है, ये कह लें कि आप इसे फर्स्ट जो इंडेक्स है इस पर जो वैल्यू पड़ी है इसको सेकंड इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। फर्स्ट को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर तो ये लेफ्ट स्मॉल हुई तो इसको हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे और इस वैल्यू को राइट शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और फिर इसी वैल्यू को इसके साथ कंपेयर किया जाता है, और अगर ये उससे ग्रेटर हुई तो उसको हम राइट शिफ्ट कर देंगे, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको राइट शिफ्ट कर दिया गया, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया है, फिर इसी तरह से अगली नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसके साथ अगर हमने इसको कंपेयर किया तो आपने देखा कि ये वैल्यू जो है वो आपके पास स्मॉल है, ये वैल्यू ग्रेटर है, तो आपके पास